कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, मैंने शायद हेडिंग डाल दी थी। For storage of food. आपको अगर टैप रूट की बात की जाए तो टैप रूट में कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे फ्यूजीफॉर्म रूट। ठीक है, तो जो फ्यूजीफॉर्म रूट है वो आपको कैसे दिखेगी? इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फ्यूजीफॉर्म रूट का एग्जांपल बता सकते हो मुझे? तेजी बोलो, मतलब तेज बोल रहे हो पर एक बोलो। करेक्ट, बंगाली टच है पूरा। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, जो है, क्योंकि वैसे सबका अपना जो मदर टंग है उसका टच आता ही आता है। मतलब जब मैं जो हिंदी बोलूंगा तो मेरी हिंदी में भी मेरे रीजन का टच आएगा। बिहार के लोग जब बोलेंगे तो उनके भी हिंदी में अपने बिहारी टच रहेगा। पंजाबी, उधर मैं पंजाब में था कुछ साल, तो पंजाबी उनको भी हिंदी बहुत अच्छे से बोलने नहीं आती है, तो वो लोग भी बेसिकली जब बोलते हैं तो प्रॉपर पंजाबी का टच होता है उनका। तो ये जो रूट आप देख रहे हो इसको फ्यूजीफॉर्म रूट बोलते हैं, और ये करेक्ट नहीं है। और इसमें देखते हो कि इसका जो मिड पार्ट है, ये जो मिड पार्ट है ये कैसा है? थोड़ा स्वेलन है, और दोनों जो एंड है, ये तो एंटीरियर एंड है इसका, और ये वाला एंड इसका पोस्टीरियर एंड है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? टेपर्ड, मतलब पॉइंटेड बोल सकते हो, समवट पॉइंटेड। तो ध्यान रखना कि अगर कभी इस तरह से दे दे कि मिड पार्ट स्वेलन है और दोनों एंड टेपर्ड है, तो उस तरह की रूट को क्या बोलते हैं? फ्यूजीफॉर्म रूट। एग्जाम्पल क्या है? रेडिस। किस पर्पज से इस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है? फॉर फूड स्टोरेज। तो ये तो हो गया आपका फ्यूजीफॉर्म। दूसरा है कोनिकल, इसको नंबर 1 दे दो। दूसरा है कोनिकल रूट्स। तो जो कोनिकल रूट्स हैं वो आपको उनका एक एंड जो एंटीरियर एंड है वो क्या होगा? वो स्वेलन होगा, और जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या होगा? टेपर्ड होगा। जैसे कैरेट में आप देखते हो, मैं इधर की तरफ बना देता हूं, ठीक है।
इस तरह से कुछ इनमें भी थोड़ी थोड़ी रूट्स निकली हुई होती हैं। यहाँ पे जो स्टेम है वो रिड्यूस कर जाता है डिस्क शेप्ड में, और उसके ऊपर से क्या एराइज होती हैं, लीव्स एराइज होते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे ये जो स्टेम है इसका, ये स्टेम इसका रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस्ड। ठीक है, किस तरह का हो गया है इसका शेप, डिस्क शेप्ड हो गया है। ये आपको दिख रहा होगा, पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूं, मैं और बड़ा बनाऊं इसे। कोशिश करो देखने की, मैं पीछे आके देखता हूँ दिखता है कि नहीं। और नोट्स अपने थोड़े अच्छे अच्छे बनाया करो, खेलने की कोशिश मत किया करो। हाँ कम दिख रहा है, बट कोशिश करो। अच्छा तुम हो, तो मतलब तुम तो पहले ही बना रखे हो। सही है, रिवीजन किया करो बैठ के, इसी बहाने तुम्हारा 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा पूरा। याद रखना, इस नीट के एग्जाम में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बहुत हाई फाई कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है जैसे जेई वगैरह में है। ठीक है, यहाँ जितना रिवीजन करोगे उतना निखरोगे, उतना अच्छा रैंक आएगा। और नहीं रिवीजन करोगे तो नीचे से रैंक आएगा टॉपर्स का। ठीक है, तो कोनिकल रूट्स का एग्जाम्पल है आपका कैरेट। ठीक है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, ये बेसिकली स्वेलन है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है, दैट पोस्टीरियर पार्ट इज टेपर्ड। ध्यान रखना कि the root which have anteriorly swollen part and posteriorly tapered known as conical roots, and the example is carrot. तीसरी एक है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म रूट, बताओ नेपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल। मैं बाद में पिक्चर बता दूंगा। एग्जाम्पल है आपका टर्निप। टर्निप, ठीक है, इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। ये जो एंटीरियर पार्ट है ये स्वेलन है, और पोस्टीरियर पार्ट बिल्कुल थ्रेड लाइक हो जाता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हो जाता है थ्रेड लाइक, टेपर्ड। बाकी ऊपर इसका भी जो स्टेम होगा वो कैसा होगा, रिड्यूस होगा डिस्क टाइप का, और यहां से लीव्स राइज होंगी। थोड़ी बहुत एडवेंटिशियस रूट्स यहां से इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। तो नेपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है आपका टर्निप। और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुगर बीट। अच्छा इसका नाम लिख लेना बच्चे, साइंटिफिक नाम इसका ब्रेसिका रेपा। अभी एक और बोला था मैंने क्या, सुगर बीट। इसका इसलिए लिखाया क्योंकि ब्रेसिकेसी का मेंबर है, इस वजह से लिखा दिया मैंने। रेडिस किसका मेंबर है, मस्टर्ड। ब्रेसिकेसी का मेंबर ये भी है। ब्रेसिकेसी क्या है, फैमिली है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और चलते हैं, आपका फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, नेपीफॉर्म, एंड वन मोर इज
ट्यूबरस रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्यूबरस रूट। आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई इस तरह के नाम नहीं दिए गए हैं। अगर आपने रीड किया होगा तो पता होगा कि एनसीईआरटी में इस तरह से कुछ नाम नहीं दिया गया है, उन्होंने सीधे सीधे एग्जाम्पल दिए। तो फोर्थ वन इज, क्या बोला मैंने अभी, क्या नाम बताया था? ट्यूबरस रूट। एग्जाम्पल पहले लिख लो, मिराबिलिस, ठीक है। और इररेगुलर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इररेगुलर स्वेलिंग, मतलब कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा? फूड होगा यहाँ पे स्टोर। तो ट्यूबरस रूट्स का एग्जाम्पल मिराबिलिस है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके रूट्स के एग्जाम्पल जो कि मॉडिफाई हुए हैं फॉर द फूड स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं फॉर द, या कुछ और लिख लेते हैं यहीं पे, सपोर्ट को बाद में लिखेंगे, एक और डाल देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है रूट का मॉडिफिकेशन है, तो आपको पता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे एग्जाम्पल बताओ मुझे फटाफट। पी, ग्राम, ठीक है। सोयाबीन, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के सारे मेंबर को लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। तो इनकी इनकी जो रूट्स हैं, ये टैप रूट्स ही होती हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। इनके जो रूट्स हैं बेसिकली, इन रूट्स में डेवलप हो जाते हैं क्या? नोड्यूल, ठीक है। इन रूट्स में इस तरह के नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, और नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? राइजोबियम, ठीक है। ये नोड्यूल है, और नोड्यूल के अंदर यहां पे इस तरह से लिख सकते हो, बियरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम, राइजोबियम ये क्या है? बैक्टीरिया। इसको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, मैं कल बोल रहा था ना, मिनरल, क्या है नाम पूरा, हाँ जो भी है वो वहीं पे पढ़ाऊंगा जाके, मेरे दिमाग से स्किप है उसका नाम। चलो, तो इस तरह की नोड्यूल्स जो है रूट्स में, रूट्स के मॉडिफाई होके जो है नोड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये भी मॉडिफिकेशन है रूट का। कुछ मॉडिफिकेशन देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए जो है मॉडिफिकेशन रूट का। तो आपने एक रूट का नाम सुना होगा, स्टिल्ट रूट, सुना है कि नहीं? स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट का फटाफट एग्जाम्पल दो। मेज एंड, ये ब्लू कलर नजर आ रहा है, ठीक है। आपको सुगर केन तो सारे लोगों ने, मेज भी शायद सारे लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ग्रो होता है कि नहीं? ये सपोज कर लो आपका क्या है, सुगर केन है,
इस तरह से, ये इस तरह से उसकी लीव्स निकली हुई होंगी। ओके, तो ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, दीज आर द नोड्स, और बीच वाला जो एरिया है, दो नोड के बीच का जो एरिया है वो इंटरनोड। ओके, तो यहां नोड्स से, बेसिकली लोअर नोड्स से कुछ एडवेंटिशियस रूट एराइज होती हैं जो किसका काम करती हैं, सपोर्ट का, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, सिर्फ लोअर वाले नोड्स से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर तक किससे निकलेंगे, लोअर साइड से अगर आप चलोगे, पोस्टीरियर एंड से चलोगे तो शायद सेकंड या थर्ड, मैक्सिमम थर्ड नोड तक। ठीक है, तो इस तरह से ये जमीन तक आ जाती है, सॉइल तक आ जाती है बेसिकली। ठीक है, इन रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट, दीज आर स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, और ये किस चीज पे हेल्प करती हैं, हेल्प इन सपोर्ट, सपोर्ट में हेल्प करती है। दूसरी है प्रॉप रूट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट, प्रॉप रूट का अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो कहां पे पाए जाएंगे प्रॉप रूट, बनियन ट्री। ठीक है, बनियन ट्री पे आप देखोगे, जैसे यहां पे मैं एक, ये मान लो कि ये ब्रांचेज हैं आपके बनियन ट्री की। ठीक है, तो ये ब्रांचेज से कुछ एडवेंटिशियस रूट्स इस तरह से एराइज होती हैं। इस तरह से, आपने अगर बनियन ट्री देखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऊपर से कुछ रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट, और वो कहां तक चली जाती हैं, सॉइल तक। ठीक है, वो सॉइल के अंदर चली जाती है इस तरह से। ये कौन सी रूट है बेसिकली, ये वाली भी जो रूट है वो कौन सी है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो इन एडवेंटिशियस रूट का नाम दे दिया गया प्रॉप रूट, और ये भी हेल्प करती हैं, हेल्प इन सपोर्ट। तो ये प्रॉप रूट हो गई। एक आध एग्जाम्पल और है, और कोई एग्जाम्पल है आपके पास, नाम मैं भूल रहा हूं। यस, बट्रेसेस, बट्रेसेस रूट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसका। ठीक है, ये आपका, इसका एग्जाम्पल है पीपल। ठीक है, ये भी किसका मेंबर है बच्चे, एक फैमिली है, मोरिएसी। ठीक है, हालांकि आपको उतना डीप में नहीं जाना है, आप ये बोल सकते हो कि ये फाइकस स्पीसीज, जैसे आपका बनियन ट्री वो भी क्या है, फाइकस है। ठीक है, आपका एक, अगर यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं, एक पेड़ का नाम होता है गूलर, वो भी फाइकस का मेंबर है। ठीक है, तो मैं स्पेशली पीपल की बात कर रहा हूं। इस पीपल पे आप देखोगे कि जैसे ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, तो इसके बेस से, इसके बेस से कुछ इस तरह की रूट्स पूरे पैरेलल टू द सरफेस फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, एडवेंटिशियस। मैं इनको बार बार एडवेंटिशियस रूट्स क्यों बोल रहा हूं, बता सकते हो, बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द अदर देन रेडिकल, बेसिकली स्टेम से निकल रही है, स्टेम के बेस से निकल रही हैं। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है, ये होती हैं स्प्रेड
spread parallel to ground या parallel to surface of ground, surface। इनका भी काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट। कुछ और रूट्स होती हैं जिनको आप बोलते हो क्लाइंबिंग रूट। एग्जाम्पल बताओ, फटाफट बताओ। मनी प्लांट, ठीक है। तो ये जो क्लाइंबिंग रूट है ये किस में हेल्प करती हैं, ये भी हेल्प इन क्लाइंबिंग। प्लांट को ऊपर की तरफ जब वो चढ़ता है तो उसमें हेल्प करती हैं। एक्चुअली इनके पास में जो रूट्स हैं वो हुक की तरह काम करती हैं, तो जिस भी सरफेस को पाएंगे उसके साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लाइंबिंग रूट, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो शायद एक है, नाम है इसका, पाइपर, ब्लैक पाइपर। अब ये मत बोल देना कि ये किसी और भी चीज का नाम है, पता है कि नहीं, पता तो जरूर होगा, ब्लैक पाइपर। नहीं पता? आजकल के बच्चे काफी एडवांस हो गए हैं। जब मैं तुम्हारी एज में था तो मुझे एक सिंगल ब्रांडेड विस्की का नाम नहीं पता था, समझ रहे हो। क्या तो हमें भी थोड़ी पता था, आपने तो उगलवा लिया मुंह से। चलो, तो बट्रेसेस रूट हो गई, क्लाइंबिंग रूट हो गई, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ बच्चे, एक आधा एग्जाम्पल और लिखो। क्या लिखा हुआ है, हास्टोरियल रूट, सकर रूट और पैरासिटिक रूट, एक ही मतलब रूट के नाम है ये, और ये पाए जाते हैं फाउंड इन पैरासिटिक प्लांट। एग्जाम्पल बताओ मुझे पैरासिटिक प्लांट के, लाइक तो ये बेसिकली जो हॉस्टेरियल रूट्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम बेसिकली प्लांट का, होस्ट प्लांट का, उसके अंदर तक चली जाती हैं और फिर वहां से न्यूट्रिशन जो वाटर है वो सब लेती हैं। तो आप ये बोल लिख सकते हो कि दीज रूट्स enters in vascular system या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम गलत हो जाएगा, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड वाटर। समझे, अमरेंथस। जैसे कोई बच्चे इस समय ऑनलाइन तो है नहीं कि है, नहीं कोई बच्चा नहीं है अभी फिलहाल।
चलो और मुझे बताओ एग्जाम्पल। चलो लिखो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब, और शायद यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो, पर कहीं ना कहीं पे है ये। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। तो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स किन प्लांट्स में पाए जाते हैं? कैटेगरी बताओ पहले, एग्जाम्पल बाद में बताना। एपीफाइट्स। और एपीफाइट्स के एग्जाम्पल आपके क्या हैं? ऑर्किड एंड, पिछले साल वाले बच्चे जो हैं उनको तो याद होना चाहिए। ऑर्किड एंड वेंडा। ठीक है। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हैं, ये किस चीज पे हेल्प करते हैं? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, बताओ, मॉइस्चर। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसकी आगे वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद इस लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई स्पेशल टिश्यू नोन एज विलामेन टिश्यू। ठीक है, विलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं इन रूट्स पे, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स पे, जो कि एपीफाइट प्लांट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर की कमी को फिलअप करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। इपी मतलब मैंने क्या बताया था? अबव। और फाइट्स मतलब प्लांट, मतलब कि ये किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इपीफाइट्स का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो, उसको डायरेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। और ये भी याद रखना कि इपीफाइट्स जो प्लांट्स हैं वो अपने होस्ट प्लांट से शेल्टर के अलावा और कुछ नहीं लेते हैं। पैरासिटिक प्लांट की तरह नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन जो भी उसको चाहिए सब ले लो। आपको पता है पैरासिटिक प्लांट्स ये जिस भी, अगर अगर आप ये बेल टाइप की होती है, ठीक है, और अगर आप इसको किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दो तो वो बेल क्या करेगी, धीरे धीरे करके ग्रो करेगी और फिर पूरे प्लांट को खत्म करेगी, खत्म कर देगी। ठीक है, एंड कर उसको, उसका जो लाइफ है उसको फिनिश कर देगी। ओके, तो ये हाइग्रोस्कोपिक रूट हो गई। अमर बेल का नाम सुना है? यहाँ पे क्या बोलते हैं वो जो येलो वाला बेल टाइप का होता है? बांग्ला बोल रहे हो? अरे हिंदी बता दो उसकी। रहने दो, हिंदी तो मुझे और टफ लग रही है, कम से कम बांग्ला समझ तो आ रहा था थोड़ा बहुत। चलो। हाँ, बताया नहीं तुमने? एपी एपीजियल एंड हाइपोजियल। हाँ, दिखाओ दिखाओ मुझे, किसने कॉपी पे किया है अपने। एग्जाम्पल लिखे हो? कॉमन बीन। ये कॉमन बीन क्या होता है? अरे नहीं किया? कहाँ है? इतने सारे कर दिए क्या? The cotyledons are brought on the surface of the soil along with shoot। ठीक है, नहीं किया। जे मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा अभी कर लिया क्या? घर में टाइम ना रहा होगा ना। जर्मिनेशन अबव द ग्राउंड, मुझे तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की नकल कर ली है जल्दी जल्दी करके। जर्मिनेशन बिलो द ग्राउंड, पी कॉमन, ये पक्का। किसकी, उसके उससे देखा है या उसने तुमसे देखा है? अच्छा अलग अलग रहते हो, मतलब इंटरनेट का सोर्स सेम हो गया हाँ? नहीं किया। हाँ हाँ, वो इसलिए बोल दिया मैंने, इंटरनेट का सोर्स सेम। नहीं किया। बच्चे नोट्स अच्छा बना रहे हो, पर स्पेस और दो, और स्पेस दो। मैं तुमको सबको बोल रहा हूँ बच्चे, नोट्स बनाते समय उसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि जब तुम पेज पलटो तो तुम एक एक निगाह में पूरा का पूरा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में दौड़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उसको बहुत ज्यादा कंजस्टेड कर दोगे तो पता है वो बोर कर देता है। पता लगा एक पेज खोला, एक तो रिवीजन करते समय वैसे ही लगता है यार क्या यही रोज। अब ओपन करोगे ना तो फिर उसको फिर पढ़ते पढ़ते लगेगा अब रहने दो, एक ही पेज बंद कर दोगे रिवीजन करके। इसलिए कंटेंट इतना रखो एक पेज पे कि एक बार ऐसे करके पलट दो तो तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा कंटेंट दौड़ जाए। ये अभी चाहे हेल्प करे ना करे, पर जिस समय आपका रिवीजन के लिए पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा ना, मतलब कि पूरी बायोलॉजी तैयार है, पूरी फिजिक्स तैयार है, पूरी केमिस्ट्री तैयार है, तो उस समय बड़ा हेल्प करेगा। एक बार ऐसे पलटोगे पूरा दौड़ जाएगा निगाह में, एक बार ऐसे पलटोगे पूरा निगाह में दौड़ जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप करके उस तरह से नहीं करना पड़ेगा। और अगर बहुत ज्यादा कंटेंट पेज पे डाल दोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको मजबूरी में उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ने का मतलब है कि तुम्हारा टाइम वो बर्बाद करेगा। तो थोड़ा सा उसको स्पेस दो, मैक्सिमम स्पेस दो उसको। मतलब इस तरह के जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक पेज में दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक हाइग्रोस्कोपिक रूट, इसके पहले जो पास्टोरियल रूट थी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो और एक और चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि बायो के लिए, इवन केमिस्ट्री के लिए भी, बच्चे एटलीस्ट नोट्स बनाते समय दो कलर यूज करो। एक रेड यूज कर लो, एक बाकी ब्लैक या ब्लू यू आप यूज ही कर रहे हो। ब्लू यूज करो, ज्यादा आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है। तो ये चीजें मेरी दिमाग में रखो, बायोलॉजी के लिए दो पेन तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, हेल्प करेगा आपको। चलो बच्चे एक दो और लिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक है एसिमिलेटरी रूट। बच्चे अपनी बातें मत करने लगो। एसिमिलेटरी रूट ये बेसिकली क्या करती हैं? ये क्या परफॉर्म करती हैं? फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड सिंथेसिस का काम करती हैं। एग्जाम्पल में एक ही लिख दो, बहुत है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इसका डिटेल दिया नहीं है। टीनोस्पोरा। सही है। दूसरा एक और एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, फेसिकुलेटेड रूट्स। जो मैंने ट्यूबरस रूट्स लिखाया है इन केस ऑफ टैप रूट के केस में, ठीक है, मतलब वहां पे फूड स्टोरेज का काम होता है, कुछ कुछ फेसिकुलेटेड रूट वैसे ही होती। ठीक है। ये भी बेसिकली इसका दो काम है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरनेशन। पेरनेशन कुछ नहीं है, एडवर्स कंडीशन आती है तो ये अपने आप को बिल्कुल इनएक्टिव कर लेती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो यहाँ से ये न्यू प्लांट डेवलप कर देते हैं। ठीक है। तो फेसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल क्या है, बताओ फटाफट। एस्पैरागस एंड डहेलिया, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है। और एक रूट का नाम लिखना चाहो तो लिख लो, फोलियर रूट। फोलियर रूट्स। तो फोलियर रूट्स वो होती हैं, ठीक है, रूट्स एराइजेस फ्रॉम, बता दो।
लीव्स, लीव्स से जो रूट से राइज होती हैं, जैसे ब्रायोफिल्म। मैं एक बात बताऊं, ये जो कंटेंट है ना, ये आज की डेट पे जो बच्चे कन्वेंट एजुकेशन कर रहे हैं उनमें 6th 7th 8th में ये कंटेंट पढ़ा हुआ है। मेरा भांजा है, उससे पूछोगे ये फटाफट बता देगा। 6th में है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है सारा कंटेंट इसके। ये जो मॉडिफिकेशन है स्टेम्स के, मतलब कई बार तो खैर ऐसा लगता है कि क्या इतने से बच्चे को इतना सारा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, और बच्चा बोर हो जाता है। पहले 6 में पढ़ता है, फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th, और इसके बाद फिर स्पेशल प्रिपरेशन करता है। मतलब समझ रहे हो, 6 साल से एक ही चीज पढ़े जा रहा है। कितने बच्चों ने इस तरह का कंटेंट जो है अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है, मतलब 6th 7th 8th में? वेस्ट बंगाल के जो बोर्ड के होंगे वो लोगों ने तो नहीं पढ़े होंगे, जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे शायद, सीबीएसई या कन्वेंट एजुकेशन वाले बेसिकली। स्टेट बोर्ड या उस तरह से जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं वो इतना कंटेंट नहीं डालते हैं। तो चलो ये हो गया, ठीक है। हमने जितना भी मॉडिफिकेशन में बतानी थी बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम स्टेम पे, ठीक है। टाइम कितना हुआ है? 11-12। आज पता है 2 घंटे की क्लास है, रेस्ट ले लें क्या थोड़ा सा? कौन सा बोला? रेस्ट। शायद रूट्स में कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, स्टेम स्टार्ट करते हैं। स्टेम, ये जो स्टेम है, दिस इज द ascending part of plant that bears, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा वही लिखा रहा हूं, ठीक है। दैट bears branches, leaf, flower and fruits, ठीक है। यही लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आप इसी को याद रखना। वैसे भी याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतना तो पता ही है कि अगर प्लांट है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला शूट सिस्टम है, और इस शूट सिस्टम से ये जो एक्सेस दिख रही है, दैट एक्सेस इज नोन एज स्टेम। इसी से क्या निकलते हैं? ब्रांचेस निकलते हैं, फिर ब्रांचेस से आपके लीव्स निकलते हैं, उसी में फ्लावर्स निकलते हैं, उसमें फ्रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली असेंडिंग पार्ट है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इसलिए बोल दिया असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट बियर्स ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं जब रूट्स पढ़ा रहा था तो मैंने पहले लिखाया था कि रूट्स कैसी होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि स्टेम कैसा है आपका? स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ओके।
स्टेम में नोड्स एंड इंटर नोड्स एराइज होते हैं, या एक और पहले इससे पहले एक पॉइंट लिख दो कि वैसे बता चुका हूं पर फिर भी लिख लो आप कि जो स्टेम है कहां से डेवलप होता है। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड का प्लूम्यूल है वहां से बेसिकली स्टेम एराइज होता है। ओके, तीसरा पॉइंट यहीं पे लिख दो कि स्टेम बियर्स नोड्स। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नोड्स क्या है, तो आप बोल सकते हो द पार्ट ऑफ द स्टेम, पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम विच ब्रांचेस एंड लीव्स अराइज। ठीक है, उसको आप बोलते हो नोड। जैसे नोट करो यहाँ। और इंटरनोड क्या है? इट इज द पार्ट बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है उसी को आप क्या बोलते हो? इंटरनोड बोलते हो। फोर्थ पॉइंट एक और लिख दो यहाँ पे कि जो आपका स्टेम है, स्टेम बियर्स बड्स। स्टेम में क्या प्रेजेंट होती हैं? स्टेम बियर्स बड। अच्छा ये बताओ कि मैंने उसके केस में क्या लिखाया है, रूट के केस में? बर्ड प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन। अच्छा, ये जो बर्ड है, अगर इसको आपको कोई बोले कि डिफाइन करो तो क्या बोलोगे? इट इज द कंडेंस्ड एम्ब्रायनिक सूट। कंडेंस्ड एम्ब्रायनिक सूट। ठीक है, दैट गिव राइज टू ब्रांचेस, लीफ। ठीक है, इवन बर्ड्स के और भी रोल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, इनका रोल है। ठीक है, ठीक है, एक और लिख लो। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं लिखा है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन ना हो, एक्सेप्ट बर्ड के बारे में। ठीक है, पर बर्ड के बारे में इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी हालांकि मैं बर्ड को और एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। सबसे बड़ी बर्ड का नाम पता है? लार्जेस्ट बर्ड? खाया तो सबने है, कैबेज। वो बर्ड है जो खाते हो। ठीक है, चलो फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि स्टेम इज जनरली ग्रीन, सॉरी, is generally green at young stage but become woody and brownish at mature stage या after maturation, after maturation। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ध्यान में रखना आप। ठीक है, जनरली ग्रीन यंग स्टेज पे इसलिए होता है क्योंकि उस समय वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है, उस समय उसमें लीफ बहुत
कम होती है, ग्रोथ बहुत रैपिड होती है। तो जो आपका स्टेम है, स्टेम में उसकी बाहर की जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है, ठीक है, नॉट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जो नीचे वाली लेयर है हाइपोडर्मिस, वहां की सेल्स पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हो गए फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? लिख दो, मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, मेन फंक्शन ऑफ stem is spreading out branches, leaves, fruits, sorry flower पहले लिख लो, flowers and fruits। एक और फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट या फूड। फोटोसिंथेट। इसके अलावा आपके जो स्टेम है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब मैं आगे कुछ पढ़ाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा। तो 2 साल क्या किया तुम लोगों ने घर में बैठ के? अब तो ये भी नहीं कर सकते हो कि स्कूल में जाके मजे किए। टीवी देखी होगी खूब सारी। तबीयत खराब है? क्या हो गया? तुम वैसे ही इतने दुबले पतले हो। अगर आप लोकल हो यहाँ के या कहाँ के हो? अच्छा, तो यहाँ पास में ही रहते हो? अगर वैसे तो अगर तबीयत ज्यादा खराब है तब तो रेस्ट करो, अदरवाइज आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ बैठ सकते हो, तुम्हारी क्लास तुम्हारी है, जहां मना है वहां बैठो। नहीं, डाउट बाद में पूछना, अगर इससे डाउट है कुछ तो पूछ सकते हो, इससे नहीं है ना तो फिर बाद में पूछना। वैसे शोर मत मचाओ थोड़ा सा, जो भी इशारों इशारों में बात किया करो क्लास में बैठ के, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पेरिनिमेशन का मतलब है कि बच्चे अगर एडवर्स कंडीशन आती है, बच्चे शांत रहो थोड़ी देर के लिए, शांत रहो। अगर एडवर्स कंडीशन कभी आती है, ठीक है, तो कुछ प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं वो अपने आप को जो है ना इनएक्टिव कर लेते हैं, और जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो जर्मिनेट करें या बोलो कि प्रोड्यूस करेंगे एक यंग प्लांट, ठीक है, न्यू प्लांट भी बोल सकते हो। तुम लोग शोर मचाओगे तो मैं कंटेंट काट के आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना बात?
हाँ, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। चलो, कुछ कुछ चीजें जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग में रहेगी, तो उससे क्या होगा कि तुमको सब्जेक्ट जानने में आसानी होगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी ने तो सिर्फ नाम दिया है और नाम दे के निकल गया है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं, यहीं पे पहले मेंशन करो, ये इसके बाद एक लाइन मेंशन कर लो कि द स्टेम में बी मॉडिफाइड, स्टेम में मॉडिफाई टू परफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, या इस तरह से लिखो, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। अब इसके बाद हम पहले बात करते हैं कि जो स्टेम्स को आप डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आप बेसिस चेंज कर दोगे तो उनके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कई टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं स्टेम को क्लासिफाई करूं, ठीक है, तो अगर वो कंप्लीटली एयर में है तो आप उनको क्या बोलोगे, एरियल। अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में है और एयर में है, ठीक है, जैसे ग्रासेस होती हैं, ठीक है, तो सब एरियल। ओके। और अगर वो सॉइल के अंदर है तो उसको बोलोगे अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्टेम को क्लासिफाई कर सकते हो। अच्छा, एरियल वाला जो प्लांट है या एरियल वाला जो स्टेम है, उसमें आप फर्दर कैटेगरी पे जा सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरी है? ट्री एंड वीक स्टेम्स। ठीक है, अगर अगर बिल्कुल इरेक्ट खड़ा हुआ है पूरी तरह से स्टैंड अपराइट, तो एरियल में आपको दो कैटेगरी मिल जाएंगी। कौन कौन सी? ट्री एंड वीक स्टेम। अभी अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री में आपको कई तरह के मिलेंगे। मुझे भी बहुत याद नहीं रहता है। क्या हुआ बड़ा? जैसे ये जो कमेंट करते हो ना, इसका बहुत फ्यूचर में नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है इसका फ्यूचर में। फ्यूचर ज्यादा दूर नहीं है। फ्यूचर कितना दूर है? नीट 2022 तक। मेरा काम है, मुझे डिलीवर करना है, मैं डिलीवर कर दूंगा। कम कॉडेक्स एक्स करंट एंड टी करंट। मुझे पता है कि आपके अगर एमबीबीएस में मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इस पार्ट की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर ही लो। ठीक है, ये वाले प्लांट हैं, इस कैटेगरी के प्लांट, जैसे एग्जांपल है इसका सुगर केन। ठीक है, सुगर केन। जैसे ये आपका स्टेम है, अगर इस तरह का कोई प्लांट आपको, मतलब कि जो लीफ है
वो ज्यादातर लीफ बेसिकली अपर पार्ट से निकले, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी, ठीक है, एक 5 to 6 फीट की हाइट होती है इन प्लांट्स की। जो लीफ से राइज होती हैं वो बेसिकली अपर पार्ट से होती हैं, जैसे मेज, सुगर केन के साथ आप मेज भी डाल सकते हो। इन वाले प्लांट्स को आप किस कैटेगरी पे रखोगे? कलम की कैटेगरी पे रखोगे। दूसरा कॉडेक्स, जैसे कोकोनट का प्लांट। अब कोकोनट का प्लांट तो यहाँ पे सबने देखा हुआ है, एलएम है, एलएम, CULM। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ओके, कॉडेक्स में आपको जो है क्या कहते हैं, कोकोनट का प्लांट है, एग्जाम्पल में डाल दो कोकोनट, मतलब कि प्लांट की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, हाइट बहुत ज्यादा होगी प्लांट की, और सारी की सारी लीफ जैसे अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह का जो कैटेगरी होगी प्लांट्स की, वो कॉडेक्स। अब अगर मैं बोल दूं कोकोनट को छोड़ के और बताओ मुझे, तो जितने भी पॉम ट्री हैं, ठीक है, पॉम, जितने भी पॉम हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी पे आएंगे। तीसरा है आपका एक्स करंट। एक्स करंट मतलब कि प्लांट आपका ऐसा कुछ दिखेगा, इस तरह का कुछ, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है। ये रूट्स है। जैसे आपने यहाँ पे अशोक प्लांट का नाम यहाँ पे सुना है, ठीक है, अशोक देखा हुआ है, ज्यादातर ऑर्नामेंटेशन प्लांट है, गेट के दोनों साइड पे लगाए जाते हैं। तो उनकी जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से, टिप पे लीफ कम होंगी और यहाँ पे मिड पार्ट में लीफ ज्यादा होंगी, तो इस हैबिट को बोलते हैं एक्स करंट। ओके, तो इस तरह की लीव्स जो है पाई जाएंगे अगर जिस प्लांट पे, तो उसको बोलोगे कि ये एक्स करंट प्लांट है, ठीक है। ये सब किसके मॉडिफिकेशन है? एरियल के, ठीक है। और डी करंट में क्या होगा कि डी करंट में जैसे बरगद का, फाइकस का, ठीक है, फाइकस का आपने इस तरह का जो है देखा होगा, ठीक है। तो ये डी करंट, तो यहाँ पे डी करंट वाले में तो लिख दो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंगो है आपका, नीम है, फाइकस है, फाइकस है। एक्स करंट का मुझे अशोक का साइंटिफिक नेम इस समय याद नहीं आ रहा, अशोक प्लांट का। हाँ, पाइन्स भी है, पाइन्स, यस, पाइनस जैसे आप लिख दो। जितने भी पाइन्स हैं सारे एक्स करंट हैबिट शो करते हैं, ठीक है। तो ये सब एरियल मॉडिफिकेशन में हो गए। अब आते हैं एरियल के अंदर ट्री में हो गए। अब वीक स्टेम की बात करते हैं, जिन प्लांट्स के स्टेम्स वीक हैं। या इसको थोड़ा सा होल्ड रखो, वीक स्टेम, ठीक है। वीक स्टेम को थोड़ा सा होल्ड कर लो। स्टेम को आप और भी कैटेगराइज कर सकते हो इस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी हाइट ही है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बाद जर्मिनेशन हो रहा था, तो जो स्टेम है, स्टेम की ग्रोथ कितनी हुई, ठीक है, उस पे। तो आप यहाँ पे रिड्यूस, इरेक्ट एंड वीक स्टेम करेक्टराइज कर दो, ठीक है। या यहाँ पे पहले लिख दो इरेक्ट, रिड्यूस्ड, और थर्ड वन वीक स्टेम। इनकी जो है अभी आपको इंपॉर्टेंस बहुत नहीं पता चलेगा जब आप फैमिली स्टडी करना स्टार्ट करोगे। आपके यहाँ कितनी फैमिलीज हैं? टोटल 3 या 4 फैमिलीज हैं, ठीक है। तो उस समय फिर ये वर्ड्स परेशान करते हैं कि कल्म क्या है, कॉडेक्स क्या है, एक्सकरेंट क्या है, डिकरेंट है। तो उसको आपके दिमाग में इमेजिन हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हो, ये ट्री वाले कैटेगरी पे आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। रिड्यूस में डिस्क शेप्ड में रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और मैंने अभी अभी कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे, जैसे कैरेट और रेडिस और टर्निप, अनियन, ठीक है। वीक स्टेम फिर से आ गया है। तो वीक स्टेम में अगर हम देखें तो कई सारे टाइप के वीक स्टेम होते हैं।
जैसे क्रीपर्स, ठीक है, लैनस, क्लाइंबर्स, एक कैटेगरी और है कोई, पुराने बच्चे तुम लोगों को पढ़ाया है मैंने, यस, ट्विनर्स। हालांकि बहुत ज्यादा मुझे डिटेल नहीं बताना है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताता जाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ। बच्चे अपनी बातें मत करो। ये जो क्रीपर्स हैं, बच्चे मत बात करो, नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे सीधे पूछो, कोई चीज वहां से दिख नहीं रही है तो सीधे मुझसे पूछो। ये जो क्रीपर्स है इसका एग्जाम्पल है आपकी, जैसे हाँ, ग्रासेस सारी की सारी कर सकते हो, दो ग्रास, सारी की सारी ग्रासेस नहीं बोल सकते, कुछ ग्रासेस हैं जो सरफेस के पैरेलल चलते हैं, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड में इस तरह से फैली हुई होंगी, इस तरह से, ठीक है, और वहां पे जो नोड्स होते हैं, बेसिकली जो नोड्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, तो नोड्स के ऊपर से इस तरह से लीफ से राइज होती है और नीचे बेसिकली इस तरह से रूट से राइज होती है, इस तरह से, ठीक है। तो दूब ग्रास, जिसका क्या नाम है, साइंटिफिक नाम बताओ। ये सैनोडॉन डक्टेलियन, ओके। तो ऑक्जेलिस भी आप लिख सकते हो। ये क्रीपर्स कैटेगरी के प्लांट हैं जो क्रीप करते हैं, सरफेस पे क्रीप करते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये जो लाइनस कैटेगरी है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया लाइनस पे, ठीक है, तो लाइनस आपको कहां पे मिलते हैं? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो ट्री हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, और इनका जो लाइनस के जो स्टेम है वो बेसिकली होता तो उडी है, ठीक है, उडी है, एंड आप ये बोल सकते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के चारों तरफ हुक की हेल्प से, ठीक है, वो ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि नीचे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो लाइट पहुंचती ही नहीं है, और इनको क्या करना है, फोटो सिंथेसिस करना है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर जो है सर, उसके टॉप पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं, फोटो सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाइनस प्लांट है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे पाया जाता है। कैसे प्लांट है ये? वुडी का मतलब क्या हुआ कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई या नहीं? सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है, ठीक है, मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। इसलिए मैं इतनी सारी स्टोरी बता रहा था आपको कि कुछ कुछ चीजें हैं ना जो पूछ लेते हैं एग्जाम में, और फिर वो डायरेक्ट बताओगे तो याद करने में मुश्किल होता है। एग्जाम्पल लिखना हो तो बाहुनिया लिख लो। बाहुनिया, तीसरा जो कैटेगरी है हमारे पास क्लाइंबर्स का, तो क्लाइंबर्स के पास में ये क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइंब करेंगे, ठीक है। तो इनको क्लाइंब करने के लिए इनके पास होता है ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। लिख दो कि दीज प्लांट्स क्लाइंब
with the help of organ of attachment, organ of attachment। तो जो organ of attachment है वो या तो हो सकता है रूटलेट या हो सकता है हुक, हाँ वो भी हो सकता है टेंडल्स। ठीक है, लिख लो अगर लिखना है टेंडल्स, टेंडल्स। बेसिकली रूटलेट, हुक और टेंडल्स दे मे बी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर मैं क्या लिखा रहा हूं, मे बी, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टेम से बने। ठीक है, तो आप लिख दो दे मे बी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। टेंडल्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल है तो हम उसको देखेंगे आगे। अच्छा, अभी कोई छूटा है शायद, ट्विनर्स। ट्विनर्स पे आप लिख दो कि दे क्लाइंब, या क्लाइंब मत यूज करो, लिखो दे रन ऑन द होस्ट प्लांट विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। बिना किसी ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की हेल्प के कसकुटा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर या एज स्टोरेज ऑफ फूड। तो चलो बताओ मुझे, तुम लोग बताओगे मैं कौन कौन से एग्जाम्पल लिखता जाऊं यहाँ पे। बच्चे इतना धीमे मत बोला करो, अभी क्लास के बाहर निकलोगे तो ऐसा बोल दो तो हो सकता है पूरा कलकत्ता सुन ले। तो क्लास के अंदर है तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे बोलो तो लगे कि लड़का बोल रहा है कोई, लड़की धीमे बोले तो एक बात बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज ना पहुंचती हो तुम लोगों तक? पहुंचती है कि नहीं, कि पीछे कम आ रही है? बताओ मुझे, एग्जाम्पल बताओ, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। ये क्या बात हुई, तुमने एनसीईआरटी से देख लिया पोटैटो जिंजर? अच्छा। एस ट्यूबर, ट्यूबर में एग्जाम्पल डालो बच्चे। पोटैटो, तो पोटैटो बेसिकली क्या है, मॉडिफाइड सिस्टम है। बच्चों कितनी बार मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो दोबारा इसको लिखाना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं इसके सामने लिख देता हूं कि ये क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है।
होता क्या है, अगर आपने आलू का प्लांट, पोटैटो का प्लांट देखा होगा तो ऊपर तो पूरा उसका स्टेम होता ही है, ऊपर तो उसका स्टेम होता है, उससे लीव्स निकलेंगे, उससे ब्रांचेज निकलेंगे, सब कुछ फिट है। इसका सॉइल के अंदर भी ये फैला हुआ होता है, सॉइल के अंदर भी ये फैला हुआ होता है, इस तरह से, इस तरह से सॉइल के अंदर भी फैला होगा, तब जाके रूट निकलेगी। टैप रूट पाई जाती है, कोई उसमें शक नहीं है। पर ये जो स्टेम अंदर फैला हुआ है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है या मोस्ट डिस्टल पार्ट है, वो क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, और स्वेल करके क्या स्टोर कर लेता है, स्टार्च। ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हो, पोटैटो के नाम से जानते हो आप। ठीक है, इस तरह से वो बेसिकली जो जो है डिस्टल पार्ट है उसका, वो बेसिकली स्वेल कर जाता है। और स्वेल करके किस किस लिए स्वेल करता है, क्योंकि वो स्टोर करना स्टार्ट करता है वहां पे, क्या, फूड स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पोटैटो। ठीक है, पोटैटो। अब पोटैटो का अगर पिक्चर आप एनसीईआरटी में कुछ शायद ऐसा बना रखा हुआ है, आप भी बना लो। पोटैटो तो तुम कुछ भी बनाओगे पोटैटो बन जाएगा। ठीक है, अब पोटैटो में आपको अगर ध्यान से देखना, नहीं देखा अभी तक ध्यान से, पोटैटो को सिर्फ खाने में यूज किया है तो आज देख लेना जाके, उसमें कुछ कुछ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, इस तरह से कुछ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उनको और अच्छे से एनालाइज करोगे तो इन स्कार्स के चारों तरफ छोटी छोटी बिल्कुल स्केली लीव्स मिलेंगी वहां पे, इस तरह से। ठीक है, स्केली लीव्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली जो आपको दिख रही है स्कार्स, स्केली लीव्स के साथ पूरा स्ट्रक्चर है, वहां पे प्रेजेंट है कौन सी बड, एक्सिलरी बड विद स्केली लीव्स। और कहां पे ये चीज, ये जो मैंने इस तरह से लाइन खींची है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर द नोड्स। ठीक है, बर्ड्स कहां से राइज करती हैं, नोड से राइज करती हैं। तो ये आपके नोड्स हैं, और नोड्स किस चीज में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं। तो ये प्रूफ हो गया ना कि ये स्टेम ही है। ठीक है, यहाँ पे स्टेम्स प्रेजेंट है अपना, बिल्कुल जिस तरह से इनका अरेंजमेंट होना चाहिए वैसे अरेंजमेंट है। नोड्स पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, और उनमें देखोगे अगर बहुत एनालिसिस करोगे तो वहां पे देखोगे ना कुछ कुछ लीव्स प्रेजेंट है, स्केल्स टाइप के, बिल्कुल छोटी छोटी। ठीक है, जहां पे भी बड पाई जाती है बेसिकली बड को कवर करने के लिए, क्योंकि बड क्या है, कंडेंस्ड एम्ब्रायनिक सूट है, अंडर डेवलप सूट है। ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए स्केली लीव्स, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं, स्केली लीव्स प्रेजेंट है। तो ये आपका पोटैटो है। पोटैटो में जो ऑक्सिलरी बड मैंने बता दिया, उसमें मैंने बता दिया स्केली लीव्स बता दिया, नोड बता दिया, नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इंटरनोड। तो ये आपका पोटैटो हो गया, जिसको आप किस नाम से जानते हो, ट्यूबर के नाम से जानते हो। चलो, राइजोम नेक्स्ट जो है हमारा, राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल, ज्यादा चांसेस क्या है आपसे पूछने के, एग्जाम्पल। ठीक है, तो राइजोम के एग्जाम्पल लिख दो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वैसे, पर मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल लिखो जरा। बनाना, फर्न, टर्मरिक, जिंजर। ठीक है, जो राइजोम है, राइजोम इज द कंडेंस्ड, क्या है ये, कंडेंस्ड डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड जनरली ग्रो हॉरिजॉन्टली। वैसे ये कहना गलत है, क्योंकि बनाना के केस में जाओगे तो वहां पे वर्टिकल ग्रोथ होती है इसकी। जैसे मैं अभी जिंजर का मैंने एग्जांपल दिया, तो मैं जिंजर का अगर यहाँ पे पिक्चर बनाऊं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से ग्रोथ दिखेगी आपको जिंजर की। तो वो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मैंने अभी डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब कुछ दिन पहले समझाया है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स ने समझाया है। अच्छा, अभी एक दो दिन पहले उधर समझा रहा था 11th के बच्चे को, ठीक है। हाँ, तो ब्रायोफाइट्स में जो थैलस है वो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है। या आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो कैसे हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, यहाँ पे एक और चीज लिख दो, थिक, मतलब कि डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड तो है वो, पर स्टिल दे आर थिक। आपने सबने जिंजर देखी होगी, ठीक है। तो कंडेंस डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थिक स्ट्रक्चर हैं जिनको आप राइजोम बोलते हैं। और बोथ ट्यूबर एंड राइजोम, या ये जो स्टोरेज ऑफ फूड में जितने स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, दे ऑल हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। मतलब कि ये जो स्टोरेज ऑफ फूड में, तो ये पार्टिसिपेट करते ही हैं, यहीं पे आप लिख दो, या इसके साथ लिख दो ऑल्सो हेल्प इन, ऑल्सो हेल्प इन पेरिनेशन या लिख दो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दोनों में लिखो, दोनों में। क्यों, टू पोटैटो यूज नहीं करते हैं क्या? पोटैटो को काट काट के सॉइल पे गाड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो राइजोम हो गया, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, राइजोम एंड ट्यूबर। इसके बाद आपका है स्टोलन। एग्जाम्पल दो स्टोलन, मुझे याद नहीं। जैस्मिन और मिंट, स्टोलन है या शक्कर, मुझे भी याद नहीं रहता बच्चे, मैं भूल जाता हूँ। एग्जाम्पल्स के मामले में तो मेरा बहुत ही रिकॉर्ड खराब है। दोनों है, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ही पूछेगा आपसे ज्यादातर। मिंट, जैस्मिन, मतलब और कुछ याद करना चाहे ना करना, इतना डिटेल ये चाहे याद करना चाहे ना करना, ये एग्जाम्पल देख लेना कि राइजोम के कौन से एग्जाम्पल हैं, ट्यूबर्स के कौन से एग्जाम्पल हैं, उसको मत भूलना, ठीक है। तो स्टोलन में आपका जो एग्जाम्पल है दैट इज मिंट एंड जैस्मिन। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इसका जो बेस है, बेस ऑफ जो स्टेम है, बेस ऑफ स्टेम से बेस ऑफ स्टेम से एक ब्रांच निकलेगी जो धीरे धीरे जाके सॉइल के टच में आ जाएगी, और जहां पे सॉइल के टच में आएगी, यहीं से यहाँ पे रूट से राइज हो जाएंगे, और कुछ स्टेम के साथ में लीफ से राइज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये दैट इज स्टोलन, ठीक है, ये स्टोलन। और इसका जो रोल है वो फूड स्टोरेज में नहीं है, ध्यान में रखना कि ये किस में हेल्प करता है, पेरिनेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने 60 में वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिख रखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो आप ये बोल सकते हो कि स्टोलन बेसिकली branch that arise या branch of stem that arise from base या stem base and arch down towards and arch down towards soil when it come in contact with soil produce new young plant और कुछ ये इतना नहीं भी याद होता, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये आपको समझ में तो आ गया ना कि स्टोलन बोलते किसको है। ये वो वाली ब्रांच है जो बेस ऑफ स्टेम से निकली हुई है और सॉइल के साथ कांटेक्ट कर रही है और वहां से एक यंग प्लांट बन रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट ही है। स्टोलन का एग्जाम्पल ध्यान में रखना और कुछ जरूरत नहीं है। मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। एक और है सकर, जैसे सकर का एग्जाम्पल है आपका पाइन एप्पल, क्राइजेंथेमम। सकर, इतने इसका एग्जाम्पल ही याद है बहुत, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल अगर याद है तो बहुत है, पाइन एप्पल एंड क्राइजेंथेमम। नहीं, सकर बनाना नहीं, राइजोम है वो, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे भी, जैसे स्टोलन में मैंने बोला कि किस चीज पे हेल्प करता है, पेरिनेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सकर में क्या है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। ये स्टेम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार स्टेम नीचे तक प्रेजेंट है, ठीक है, वहां से ये जो रूट्स राइज हो रही हैं। तो ये अंडरग्राउंड जो पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट से बेसिकली क्या निकलेगा, सकर निकलेगा। और सकर फिर जाके जहां पे उसके नोड्स हैं, उन नोड्स से बेसिकली वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोलन रन हो रहा है, निकल तो एराइज तो बेस ऑफ स्टेम से ही हो रहा है, ठीक है, बट वो अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड। उस केस में क्या है, वो सब एरियल है। ये जो निकला ये सब एरियल है, ठीक है। जबकि ये वाला ये जो पार्ट है ये अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड स्टेम। एग्जाम्पल याद रखना बहुत है। एक और कैटेगरी है ऑफसेट। इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, आप ये मत बोलना ये सारे एग्जाम्पल सबका याद कर लेना, बाकी कुछ याद हो चाहे ना। ऑफसेट्स, देखो एग्जाम्पल आप जानते हो, इसका एग्जाम्पल है आइकॉर्निया। किसी भी वाटर बॉडी पे, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी पे देखोगे आपको क्या दिख जाएगा, आइकॉर्निया दिख जाएगा, ठीक है। स्टिया, आइकॉर्निया, दोनों कैसे प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। और ये ऑफसेट पाया ही जाता है एक्वेटिक प्लांट में। एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ओके।
तो आइकॉर्निया का अगर आप देखोगे तो सपोज कर लो ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में ये वाटर की सरफेस है, तो वाटर की सरफेस पे आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है ये दिस इज ऑफसेट। ये बेसिकली है क्या, देखो ये तो क्या है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, स्टेम तो है ही है, नोड है वो, ठीक है, ये क्या है, नोड है। तो ये बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, इंटरनोड। तो ये बेसिकली इंटरनोड है स्टेम का, स्टेम का इंटरनोड है, ठीक है। और ये किस चीज पे हेल्प करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है, हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, या पेरिनेशन में हेल्प करता है। और यही है कि इतना विग्रस ग्रो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ये इसको रिमूव करना वाटर बॉडी से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसकी वजह से, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्नामेंटेशन के पर्पस से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये बिहेव किस तरह करने लगा, इनवेसिव स्पीसीज। इनवेसिव स्पीसीज कौन सी होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो आपके यहाँ की नेटिव ना हो, किसी और कंट्री से, किसी और एनवायरमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया गया हो, और वो पूरे के पूरे आपके जो नेटिव फ्लोरा है उसको इन्वेड कर दे, ठीक है, उसका इन्वेजन कर दे। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इनवेसिव स्पीसीज। इसको एक और नाम से जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। बाद में मैं एक जगह पे जब 12th वाला पार्ट आएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगा मैं एक बार फिर से। अभी के लिए फिलहाल ऑफसेट में इतना ही मैं बताऊंगा, ठीक है, कि जो ऑफसेट है वो बेसिकली सोइलन इंटरनोड है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा जो स्टेम होता है वो सोइलन होता है, क्यों, क्योंकि इसको वाटर के ऊपर फ्लोट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोइलन इंटरनोड है, ये भी लिख लो यहाँ पे चाहे, सोइलन इंटरनोड ऑफ स्टेम। तो जो आइकॉर्निया है उसके जो नोड्स हैं, नोड्स से एक तरफ से क्या निकलेंगी, अपर पार्ट से क्या निकलेंगे, लीव्स, बंच ऑफ लीव्स निकलेंगी, और नीचे से टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये टफ्ट ऑफ रूट्स है ढेर सारी। आप कभी अगर उठाने को प्लांट का मौका मिले तो कोशिश करना उसको, सॉरी, टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो देखने को मिलेगा बहुत ढेर सारी रूट्स अराइज होती है। और किस तरह की रूट्स हैं ये, टाइप टाइप ऑफ रूट पूछ रहा हूँ, फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट बोलो, वो मैं जानना चाहता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आपने सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट जो तीन चीजें पढ़ी हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड में सिर्फ कौन से हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन, पोटैटो, सॉरी, ट्यूबर्स एंड रहिजोम। इसे थोड़ा रेस्ट दो फिर आगे बढ़ते हैं। कितना हुआ, 12:05।
एक काम करो बच्चे, मैंने हेडिंग डाली थी स्टोरेज ऑफ फूड की। तो स्टोरेज ऑफ फूड में मैंने आपको दो लिखाए हैं, ट्यूबर एंड राइजोम। यहाँ पे उसके बाद एक हेडिंग डाल दो ट्यूबर एंड राइजोम, जहां से खत्म हुआ, जहां से शक्कर वो सॉरी स्टोलन स्टार्ट किया है। तो स्टोलन जहां से स्टार्ट किया वहां पे आप लिख दो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरम सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या लगता है, कोरोना खत्म हो गया? पूछ रहा हूँ, कोरोना खत्म हुआ या अभी रहता है? अच्छा, लोग तो बहुत इधर उधर ट्रिप वगैरह में जा रहे हैं। कुछ बोलते हो तो अपने मन में ही बोल लेते हो ना। इससे इससे अच्छी विजिबिलिटी तो मैं जो बोर्ड यूज करता था उसमें थी, ठीक ही नहीं? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो बहुत ही वो है, डल है पूरी तरह से। मुझे एनसीईआरटी, अच्छा मेरे पास होगी सब एनसीईआरटी। एक काम करना, बच्चे शोर मत करो। शोर मत करो, आपको समझ में नहीं आ रहा? बोलो बच्चे। हाँ, उन्हें देख लिया, देख लिया। शक्कर में बनाना भी ऐड कर दो, बनाना को शक्कर में ऐड कर दो आप। और वो उसका भी है, राइजोम भी है। एक्चुअली देखो, बनाना का अगर आप पूरा प्लांट देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड कुछ पार्ट होता है, अंडरग्राउंड कुछ पार्ट होता है बनाना का, जो बेसिकली क्या होता है, राइजोम। ठीक है, और यहीं पे जो है क्या कहते हैं, इसी राइजोम से कुछ पार्ट से राइज होते हैं इस तरह करके, जो ऊपर चल के एक नया, ठीक है? तो ये जो पार्ट निकला है दैट विल बी द शक्कर। ठीक है, तो बनाना आपका राइजोम एंड शक्कर दोनों का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी इसको राइजोम में मेंशन नहीं शायद किया हुआ है, चेक कर लेना, राइजोम में शायद इसने मेंशन नहीं किया, बट
बनाना एग्जाम्पल है, राइजोबियम का वेल नोन एग्जाम्पल है, ठीक है। और हाँ, अगर आपके एग्जाम में आए, ठीक है, तो मतलब ध्यान में रखना कि आपके एनसीईआरटी ने बनाना को किस में रख रखा हुआ है, शक्कर में। तो हो सकता है कहीं क्वेश्चन इससे दे दे, ठीक है, ये शक्कर का एग्जाम्पल है। और साथ साथ में बनाना आपका राइजोम का भी एग्जाम्पल है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बिल्कुल मेरी बात को बिठा लो, मैं क्या बोल रहा हूं कि बनाना, शक्कर और राइजोम दोनों का एग्जाम्पल है, बट शक्कर मेंशन है एनसीईआरटी में और राइजोम नहीं है। तो क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करना। हाँ, ओवरलैप नहीं कराएगा वो, क्योंकि उसको भी पता है ओवरलैप नहीं कराएगा। वो ये पूछ सकता है कि which one of the given example is मतलब या which one option is example of शक्कर, ठीक है। और जिसमें आपके तीनों दे दें, कौन कौन से, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल एंड बनाना, ठीक है, और नीचे एक ऑप दे दे ऑप्शन ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको नहीं पता होगा कि बनाना भी जो है क्या कहते हैं शक्कर का एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन बन सकता है। और या इधर से थोड़ा बहुत मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आजकल दे देते हैं, तो क्राइजेंथेमम पाइनएप्पल को ना हटा के सीधे शक्कर को किसके साथ मैच करवाए, वो बनाना के साथ में। तो उस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, आपको ध्यान में रखना। बच्चे आप वापस चले जाओ जहां पे आपने स्टोरेज ऑफ फूड लिख रखा हुआ है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। वहां पे अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्पेस बचता है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड या मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम एज स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, एज स्टोरेज ऑफ फूड, वहां पे एक दो एग्जाम्पल मेंशन कर दो। कोलोकैसिया, जमीकन, जमीकन, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या स्टोर करते हैं, इस फूड को स्टोर करते हैं। अलग से उसके नीचे एक आध लाइन बची हुई है कहीं पे, इसीलिए बोलता हूं कि खूब स्पेस दो, पर स्पेस क्या, उसी में गोंच देते हो पूरी तरह से। कितना, ये देख लो, ये भी वही किया हुआ है। अरे स्पेस दो, इतने कंजूस, तुम लोगों को तो खरीदनी नहीं पड़ती, पेरेंट्स का पैसा लग रहा है। बोलो पेरेंट्स का पैसा भी तो हमारा ही है अल्टीमेटली। ये देख लो, मतलब जगह ही नहीं छोड़ी है। और इसने तो पेन ही नहीं चलाया अभी तक। एक बार चला लिया, दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दो, उससे क्या है, मेमोरी में ज्यादा सेटल होगा। इवन मैं तो बोलता हूँ अगर कभी टाइम होता है तो बड़ा रफ तेजी से लिखना स्टार्ट किया करो, ठीक है। जो रिवीजन के दो तरीके हैं, एक तो चल चल के रिवीजन करो, चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। बैठ के अगर रिवीजन करने की कोशिश करोगे तो मैं पक्का बताता हूँ 10 मिनट के अंदर सो जाओगे। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आप सो जाओगे, ठीक है। तो एक तरीका है कि रिवीजन करना है तो खड़े हो जाओ, चलो, और चिल्ला चिल्ला के रिवीजन करो। और दूसरा तरीका ये है कि पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, और बहुत फास्ट लिखो, बहुत फास्ट, रफ सा, मतलब जैसे आधा लिख दिया छोड़ दिया, आधा लिख दिया छोड़ दिया, तो वो दिमाग में स्टेबल होगा, ठीक है। और तीसरा है, एक बार अगर रिवीजन कर लिया है तो किताब को अलग कर दो, आंखें बंद करो और पूरा दिमाग में दोहराओ कि क्या क्या कर डाला। कुछ चीजें मिसिंग होंगी, उनको देखो और फिर से रिवीजन करो। तो वो जब इस तरह से 4-6 बार कर लोगे ना, तो सेटल हो जाएगा वो, उसको समझ में आ जाएगा कि छोड़ेगा नहीं है, याद रहना है। मतलब मुझे दिमाग को लगेगा कि इसको याद ही रखना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि आपको दिमाग को ट्रेन करना है, ये तुम्हारे ऊपर है कि दिमाग को तुम किस तरह से ट्रेन करते हो। ये देखो, जिंदगी में कुछ रंगीनियत लाओ, कुछ कलरफुल हो जाओ। ब्लू और ब्लैक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन। गर्ल्स पिंक यूज कर सकती हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे सारे के सारे लोगों की जिंदगी में मतलब कोई रंगीनियत है ही नहीं है। इतना मतलब नीट की प्रिपरेशन करने का मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी के अब एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गया है। अरे किताबों में थोड़ा, कॉपी में कुछ जो है ना कलरफुल जिंदगी कर दो तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। मैं
पीएचडी कर रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट होते थे एमएससी की, वो थी तो एमएससी की, बट बड़ी मतलब उसके जो वो थे, मतलब बचपना बहुत ज्यादा था, 12th वाले स्टूडेंट्स से कंपेयर करा सकते हैं। तो वहां जब पीएचडी में रिसर्च करते हो तो रिसर्च में कुछ एंजाइम्स वगैरह आते हैं, उसके लिए क्रायो प्रिजर्वेटर्स होते हैं, ठीक है, -20। तो उसमें इस तरह के जो है ना होल बने होते हैं, और ये पूरा पूरा बक्सा -20 में रखा हुआ होता है, और इनके अंदर एंजाइम्स की वाल्स रखी हुई होती है। तो एंजाइम्स की वाल्स को जनरली कलरफुल करते हैं, मतलब क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो उसके जैसे रेड कर दिया, पिंक कर दिया, ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया, तो बोलते थे ये बड़ा अच्छा है, कलरफुल है। तो वैसे भी तुम लोग भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा कलर ले आओ। फिर उसने बैंक के वो छोड़ा, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से की, एंड आफ्टर दैट छोड़ दिया, इस मतलब पूरा फील्ड छोड़ा, और बैंकिंग सेक्टर पे चले गए। एक अटेम्प्ट में बैंकिंग सेक्टर, एक अटेम्प्ट, मतलब 4 to 6 मंथ। क्या हो गया मुझे बताओ। यहाँ पे सिर्फ बातें होंगी मेरे साथ, तुम आपस में बातें करने के लिए अलाउड नहीं हो। ये मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि आपस में कोई बात नहीं, जो भी बात करनी है डायरेक्ट मुझसे करो, शायद कुछ रिजल्ट मिल जाए। ये अब ये क्वेश्चन तुम्हें केमिस्ट्री सर से पूछना पड़ेगा। आपको पता है, आप लोगों को पता है, और बोलेंगे नहीं। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन नहीं है क्लास के लिए। तुमको तुमको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या? तो फिर क्या ये डांटते बहुत हैं क्या? सही में? मुझे तो नहीं लगता वो डांटते होंगे। चलो, मैं आपको बता रहा था कोलोक्वेसिया एंड जमीकन, ये बेसिकली ये भी स्टोरेज ऑफ फूड के एग्जांपल है। यहाँ पे बच्चे लिख दो कॉर्म, ठीक है, ये कॉर्म टाइप का है, जैसे ट्यूबर है, जैसे आपका राइजोम है, वैसे ही कॉर्म है। एक और चीज यहीं पे लिख दो, अनियन एंड गार्लिक, मेरे से मिस हो गया है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, अनियन एंड गार्लिक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। यहाँ पे बेसिकली एक और चीज, यहाँ पे अगर स्पेस है नहीं तो सिंपल सा एक पेज फाड़ो पीछे से और उसको यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। तो जो अनियन एंड गार्लिक है, वहां पे जो स्टेम है, ठीक है, इन इन दोनों के केस में जो स्टेम है वो रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस्ड एज डिश शेप्ड, ठीक है। और जो आप खाते हो वो क्या है? लीफ, ठीक है। जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? लीफ है। और ये बाकी ये सारे के सारे जो आपके कॉर्म है, बल्ब है, आपके राइजोम है एंड सकर है, दे परफॉर्म टू फंक्शन, वन इज द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अनदर वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। दे, तो आप यहाँ पे लिख दो, दे ऑल्सो परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज इकट्ठा 2 घंटे लेक्चर लेना पड़ गया तो मेरे भी थोड़ी हालत खराब हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 दिन में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में इस तरह से मेंशन है कि जो क्या कहते हैं पोटैटो है, जो आपका क्या बोलते हैं जमीकंद है, कोलोकैसिया है, आपका राइजोम में जिंजर है, टर्मरिक है, दे आर और जो है मतलब इनके जो फंक्शन है वो क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, या मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम किस तरह से हो गया है? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हो गया है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने एग्जांपल्स लिखाए हैं आपके, कौन कौन से? 4 हैं। हाँ, तो वो जो चारों मॉडिफिकेशन है, क्या क्या नाम बताया मैंने? क्या?
हाँ, ऑफसेट, स्टॉलोन, शक्कर, ठीक है, ये सब क्या बचे? कौन सा? रनर तो पहले लिखा दिया था, बार बार थोड़ी लिखाऊंगा। रनर मैंने पहले लिखा दिया था, इसीलिए तो मैंने साइनोडक्टिलियन का नाम लिया था, ठीक है, साइनोडॉन डक्टिलियन, ठीक है। रनर मैंने पहले लिखा दिया, लिखना है तो आप लिख लो, वो तो मैं लास्ट में एक बार करता ही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में, सिर्फ नाम नाम, उसकी चिंता मत करो। तो ऑफसेट्स, स्टॉलोन, शक्कर एंड रनर, ये जो चार हैं, ये सिर्फ क्या परफॉर्म करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पेर्नेशन, ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा डिटेल जरूर दिया हुआ है कि नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम नहीं लिया है, उन्होंने लाइनें लिखी हुई हैं जो डेफिनेशन है। जैसे शक्कर का मैंने क्या कहा कि शक्कर में क्या है कि जो अंडरग्राउंड बेस ऑफ स्टेम है, अंडरग्राउंड बेस ऑफ स्टेम है, वहां से पैरेलल रन होती है एक स्टेम की जो है ब्रांच, और वो जो है क्या कहते हैं आगे चल के क्या बना देती है, एक लीफी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या लिख रखा हुआ है? शक्कर, मतलब शक्कर नाम नहीं दिया है, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम एंड बनाना। इसी तरह से शक्कर का नाम नहीं लिया है उन्होंने, जस्ट उसको डिफाइन किया है और उसके एग्जाम्पल दिए हैं, मिंट एंड जैस्मिन। और क्रीपर्स के भी होंगे, क्रीपर्स में रनर, सॉरी, आपके जो दूब ग्रास है जिसको आप साइनोडॉन डक्टिलियन बोलते हैं, एंड ऑक्जेलिस है, ठीक है। ये आपके रन क्रीपर्स के एग्जांपल्स हैं या रनर्स के एग्जांपल्स हैं। क्रीपर्स एंड रनर्स आर द सेम थिंग। या लिखना हो तो लिख लो आप यहाँ पे रनर्स में सीधे कि ये ग्राउंड के सब, चलो लिखा ही देता हूँ यार, लिखा देता हूँ। क्रीपर्स और रनर्स सेम चीज है। लिख दो यहाँ पे रनर, ठीक है, द स्टेम रन पैरेलल टू सरफेस ऑफ सॉइल या ग्राउंड, सरफेस ऑफ ग्राउंड, ठीक है। स्टेम जो है पैरेलल चलता है एंड फ्रॉम नोड, नोड से दो चीजें अराइज होगी, बंच ऑफ लीफ, बंच ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये इस तरह से अराइज होंगे। एग्जाम्पल में आप डाल दो ग्रासेस, ग्रास, या सीधे दूब ग्रास लिखो, दूब ग्रास एंड ऑक्जेलिस। अभी और भी बचे हुए हैं। अच्छा, इसने स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल लिख रखा हुआ बच्चे, लग रहा है कि नहीं। चलो अभी कुछ कुछ और भी पढ़ाना, अब आज के लिए बस इतना है, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही आगे, दिमाग फ्यूज होने लगा है। कोई डाउट है तो बताओ, क्या पूछ रहे थे बच्चे? हाँ।
स्टैटिक सेल्स डिवाइड कर रही है, मैंने ये बोला था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स बनती हैं, ठीक है, तो हर एक सेल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन पर के लिए अडॉप्ट करता है। जैसे तुम्हारी न्यूरॉन्स स्टार्टिंग में तो वो एक ही सेल थी, ठीक है, उससे डिवाइड की और वो पर्टिकुलर सेल किसमें चेंज हो गई जाती, न्यूरॉन्स। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने स्टेट में अपने हर चीज पे चेंज करने का वो बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन जब ये आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, तो वहां पे बताऊंगा। प्लांट के केस में भी शायद मैं एनाटॉमी में बताऊंगा, एनाटॉमी। तो और कुछ कितना बच्चा है अभी? 6 12 17 Thank you.